जब भी हम यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी बायोलॉजी का फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद हमारे मन में कई सारे डाउट्स होते हैं, कई सारे क्वेरीज़ होती हैं कि यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम बीएससी बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, हमें किस प्रकार उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद फिर आपका जब एडमिशन की बारी आती है तो काउंसलिंग में क्या होता है, क्लासेस वगैरह कब चलती हैं, कैसे चलती हैं। यानी कि बेसिकली दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, ये उन एस्पिरेंट के लिए है जो यूपी कॉलेज से बीएससी बायोलॉजी करना चाहते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आज का ये वीडियो केवल आपके लिए है। और हमारे साथ अंकिता सिंह है जिन्होंने यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 में टॉप 10 यानी कि टॉप 10 में इनका नाम था। और ये आज आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी, कैसे इन्होंने यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी की, इनका अच्छा मार्क्स था, तो स्ट्रैटेजी वगैरह शेयर करेंगी। उसके बाद आपको बताएंगी कि एज एस्पिरेंट आपको क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनएस में। थैंक यू सर। तो अंकिता, जो हमारे व्यूअर्स हैं या फिर जो भी बेसिकली जो एस्पिरेंट एक होता है उसके मन में यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम को बीएससी बायोलॉजी को लेके सिलेबस पैटर्न को बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है, तो आपके मन में भी रहा होगा। तो आपने किस तरह पैटर्न को फॉलो किया और कैसे आपने अपनी तैयारी की? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने एक बुक लिया था जो बीएससी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए था। तो मैंने उस बुक में देखी, मैंने मैंने आधे उस बुक को मैंने उसको तैयार कर लिया था। लेकिन जब मैं यूपी कॉलेज का पेपर देने गई तो मैंने वहाँ पर देखा कि जो क्वेश्चन थे वो पूरे हमारे 11th और 12th के बेस पे थे। हाँ, जो मतलब जिसका 11th और 12th तैयार है वो कहीं कहीं पेपर मतलब बीएससी लेवल का वो कर ले जाएगा, अच्छे नंबर उस पर गेन करेगा वो। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी। तो जैसे आपने ये जो चीज़ बताई हम समझ रहे हैं, लेकिन जो एक एस्पिरेंट होता है उसके मन में ये होता है कि मान लीजिए आपने अच्छा स्कोर किया तो कितना घंटा आपने पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, आपके पढ़ने का तरीका क्या था? कितना घंटा इस एंट्रेंस के एग्ज़ाम के लिए? आई थिंक घंटा नहीं, मतलब कि उसमें होता है ना कि मेन क्वेश्चंस जो मतलब एनसीईआरटी से मेन टॉपिक्स हो, मेन लाइन्स हो, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो इतिहास बिल्कुल तो याद करना है नहीं। जो मेन क्वेश्चन रहते हैं, मेन लाइन्स रहते हैं, उसमें से क्वेश्चन उठाते हैं जी। तो आप अंकिता, चूँकि आप इस एंट्रेंस को दी हैं, तो पेपर का पैटर्न क्या था, कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे और ऑल ओवर क्वेश्चन का जो रिव्यू है किस प्रकार था? क्वेश्चन उसमें 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन थे, और आपकी जूलॉजी उसमें बॉटनी प्लस जूलॉजी उसमें आपके थे 100 क्वेश्चन थे। तो उसमें आपको अटैम्प्ट करना था, जिसमें जूलॉजी की केमिस्ट्री क्वेश्चन इजी थे, इतने हार्ड नहीं थे, और जूलॉजी क्वेश्चन थे नॉर्मल थे, ज़्यादा बेस थे। 11th-12th के बेस पे थे। हाँ बस। अच्छा, अभी अंकिता एक और डाउट होता है एस्पिरेंट को कि फिजिक्स पूछता है क्या? फिजिक्स नहीं पूछता। ये डाउट मुझे भी था कि ये क्वेश्चन मतलब फिजिक्स पूछे, क्योंकि जो मैं बुक लाई थी उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन भी दिए थे, तो मुझे डाउट था कि फिजिक्स भी पूछेगा। तो मैंने फिजिक्स प्रिपेयर किया था, बट इसमें एक भी क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं थे। तो अभी अंकिता ने जो आपको बताया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया कि इन्होंने कोई घंटे का मैटर नहीं था, इन्होंने जो है कि अपने टॉपिक को देखा, यूपी कॉलेज के पैटर्न को देखा, उसके हिसाब से आपने तैयारी की। हाँ, तो अंकिता, अभी जो एक एस्पिरेंट होता है तो PYQ यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को लेकर के भी एक डाउट होता है। तो आपके हिसाब से एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का रोल कितना होता है? तो उससे ये पैटर्न समझ में आता है कि हमें मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हाँ कैसे क्या क्वेश्चन रहेंगे, किस टाइप के रहेंगे, कितने रहेंगे, ये समझ में आता है। यानी कि पेपर से ये फ़ायदा होता है कि पैटर्न का हमें पता चलता है कि पैटर्न क्या है और हमें किस लेवल की तैयारी करनी है। हाँ। तो कहीं ना कहीं से PYQ का रोल तो रहता ही है। हाँ, भले ही आप चूँकि देखिए, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं, जो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ों को नहीं, वो केवल NCERT को फॉलो करते हैं और वो NCERT पढ़ के आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लेंगे, क्योंकि NCERT के ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अंकिता ने, जहाँ तक हमें लगता है कि आपने PYQ का बहुत ज़्यादा मैंने बस वही मैंने आपको बताया, मैंने नहीं ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे घर पे मतलब बहुत उन्होंने बताया था कि कोई बुक लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो 11th-12th के बेस रहेगा, अब बस उसी को पढ़ो, उसी से आएगा। और खास करके NCERT, क्योंकि NCERT में इतने मोस्ट लाइन दिए हैं कि उसी से पूछता ही है वो। नहीं, आपकी बात सही है और हमने भी इसी को ऑब्जर्व किया है कि किसी भी, आप चाहे BHU का इवन जो CUET होने वाला है, 11th-12th ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपका जो NCERT का अगर आपके पास पैटर्न है तो केवल आप उसी को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर। हाँ, PYQ रोल इस प्रकार करता है कि हाँ, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करता है अंकिता, उसमें से करता है। हाँ, उसके बाद जो है उस पेपर से आपको पैटर्न पता चलता है और लेवल पता चलता है कि लेवल क्या है क्वेश्चन। लेवल क्या है। ये चीज़ें थी।
तो अंकिता, ये आपने प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें थी आपने शेयर किया, आप हमें ये बताइए कि जब एडमिशन की बारी, आपका एंट्रेंस निकल गया, आपने तैयारी कर लिया, तो एडमिशन के समय जो डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, काउंसलिंग की बात आती है, तो उसका प्रोसीजर क्या था? कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट पड़ी थी आप? प्रोसीजर में जैसे कि आपका टीसी चाहिए रहेगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ये चाहिए रहेगा, आपका मार्कशीट चाहिए रहेगा, 10-12 मार्कशीट चाहिए रहेगा, और सबका जेरोक्स कॉपी दो जेरोक्स कॉपी रहेगा ज़्यादा, हाँ ओरिजिनल ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद आपका आधार कार्ड चाहिए रहेगा, ये तो फिर इम्पॉर्टेंट है। और फिर रिज़ल्ट, और फिर आय प्रमाण पत्र, निवास जो रहेंगे, निवास प्रमाण पत्र, यही सब चाहिए रहेगा। और फोटोग्राफ्स भी चाहिए रहेगा। और जो माइग्रेशन रहता है, जो माइग्रेट किए रहते हैं उनका वो भी लगता है सर्टिफिकेट। लेकिन जहाँ तक हमें उम्मीद है कि इस बार यूपी कॉलेज में जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो चेंज होने वाला है, मे बी ऑनलाइन होने वाला है, इस तरह से नोटिफिकेशन आ रहा है। हालांकि वो चीज़ें आपको आगे बताई जाएंगी, लेकिन अंकिता ने जो भी एक्सपीरियंस किया उन्होंने आपके सामने शेयर किया। तो अंकिता, इस समय आप यूपी कॉलेज की स्टूडेंट हैं, आप ये बताइए कि यूपी कॉलेज में पढ़ने का माहौल कैसा है, क्लासेस कब चलती हैं, कैसे चलती हैं, प्रैक्टिकल वगैरह? बीएससी बायो में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 11:45 से स्टार्ट होते हैं, और वो 2 बजे तक क्लास चलती है उसकी। हाँ, 2 बजे तक प्रैक्टिकल चलती है, फिर 2 बजे से 4:15 या 4:20 4:15 तक आपकी क्लास चलती है, थ्योरी क्लासेस चलती है। थ्योरी क्लासेस में 3 क्लासेस जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की चलती हैं, जिसमें सब सेपरेट है, जिसमें मतलब अपना टाइमिंग उसमें मतलब 2 बजे से लेके 14-15 के बीच में तीनों क्लासेस आपकी चलती है, उसमें मैनेज है। पढ़ाई का माहौल देखिए, जो हम लोग का जो प्रैक्टिकल होता है बहुत इंटरेस्टेड है, जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो मतलब कहते हैं ना कि हर एक सुविधा यहाँ पर है, A to Z। हाँ, सब कुछ फैसिलिटी है, मतलब जूलॉजी के लैब में जो होना चाहिए, मतलब जैसे होना चाहिए सब कुछ A to Z होना चाहिए। हाँ। तो ओवरऑल अच्छा रिव्यू है, मतलब आपने अच्छा एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर अभी खत्म हुआ है, सेकंड सेमेस्टर आपका चल रहा है, तो अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे? हाँ, अच्छी पढ़ाई होती है। और क्लासेस की टाइमिंग आपने क्या बताई? क्लासेस की टाइमिंग 11:45 से 2 बजे तक आपका प्रैक्टिकल रहता है, फिर 2 बजे से 4:15 आपका थ्योरी क्लासेस रहती है। हाँ। तो ओवरऑल जो है अंकिता ने जो भी एक्सपीरियंस किया एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो आपको उन्होंने शेयर किया, फिर उन्होंने आपको बताया कि यहाँ पे काउंसलिंग वगैरह कैसे होती है, या फिर उसके बाद आपने बताया क्लासेस वगैरह के बारे में, प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में। ये सब चीज़ें ठीक है, आपने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जुड़ी थी, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहिए, आपने क्या एक्सपीरियंस किया? सर, आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ के मुझे A to Z मुझे कुछ ज़ीरो भी नहीं पता था यूपी कॉलेज के बारे में। जब मैं आपके थ्रू जुड़ी तो मुझे बहुत कुछ पता चला, जैसे अब किस दिन काउंसलिंग होना है, कैसे कैसे क्या उसमें रिक्वायर्ड है, किस मतलब A to Z जितनी भी नॉलेज है मुझे आपके थ्रू पता चली, कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या करनी है। तो आपने हेल्प की, आपने बताया, मैंने आपसे भी सीखा, तो ये सब। तो क्या कुछ सजेशन या फिर कुछ बोलना चाहेंगे आप प्लेटफॉर्म के बारे में? सजेशन, अगर देखिए जो आपसे जो अभी तक हम लोग सर के अटैच हैं, क्योंकि हम लोग को अभी तक हेल्प मिलती रहती है, लगता है कि और जब तक यूपी कॉलेज चल रहेंगे तब तक हेल्प मिलती रहेगी। तो जो भी अगर जो आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है तो उसके लिए तो 56 to 70% उसके लिए अच्छा है, उसको 70% हेल्प मिलने वाली है, यूपी कॉलेज के थ्रू आपसे मिलने वाली है। बाकी 30% उसको भी तो करना है, तब तो हाँ, तो उसको वो जब ऐड हो 30% में उसको 70% मिलेगा। अंकिता, आपसे हमारा आखिरी सवाल है कि जब आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ी थी तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली, किस प्रकार आपकी हेल्प हम लोगों ने कराई? सर, जब हम आपकी क्लास जब मुझसे जुड़े थे तो हम लोग को मतलब प्रॉपर हम लोग की क्लास चलती थी, जो शेड्यूल था क्लास को एकदम टाइम टू टाइम था, और फिर टेस्ट होते थे, और फिर पेपर्स मिलते थे, PDF प्रोवाइड किए जाते थे ओवरऑल। हाँ। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि अंकिता के थोड़ा सा एक फैमिली इशू था तो इनके थोड़ा सा नर्वस भी हैं आज, लेकिन बुलाने पे आई हैं, तो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो अंकिता, यहाँ पे आपने एक टाइम जो है समय निकाला हम लोगों के लिए। तो आई होप कि आपको ये आज का वीडियो देखने के बाद काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और यूपी कॉलेज के BSc बायोलॉजी को लेकर के जितने भी आपके डाउट्स होंगे मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। थैंक यू।